विराज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। विराज को पता था कि अगर उसके बॉडीगार्ड्स आ गए तो पवन उससे हाथ तक नहीं लगा पाएगा। विराज को अपने बॉडीगार्ड्स पर पूरा यकीन था। शायद इसीलिए ही विराज की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। दूसरी तरफ विराज को शांत खड़ा देखते हुए पवन ने विराज पर हमला कर दिया। पवन का हाथ हवा में लहराते हुए विराज के चेहरे की तरफ आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ विराज के चेहरे को छू पाता, पवन के हाथ को हवा में ही किसी ने लपक लिया था। अपने हाथ को हवा में ही फ्रीज होता देखकर पवन पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने विराज का हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड खड़ा था और उसके चेहरे पर पवन के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने आप को इस स्थिति में पाकर पवन की पतलून ढीली हो गई थी और लगभग वो बेहोश हो गया था। विराज के बॉडीगार्ड्स को पवन की हालत की कोई चिंता नहीं थी। तुरंत ही उन्होंने पवन को नीचे गिरते हुए उठा लिया और विराज की तरफ देखते हुए विराज के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस समय अगर विराज ये भी कह देता कि पवन को समुद्र में फेंक दो, तो भी विराज के बॉडीगार्ड्स को कोई तकलीफ नहीं होती। यार पवन, मुझे वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुझे खुद नहीं पता कि तेरे लिए क्या अच्छा है। तुझसे मेरी काइंडनेस भी नहीं देखी गई और तूने मुझे हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। अब विराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पवन उसका मिडिल स्कूल में क्लासमेट था। पवन ने बार बार लगातार विराज को प्रोवोक किया, जिसके चलते अब विराज बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा था। पवन ने खुद ने अपनी मौत को बुलावा दिया था। विराज जिंदल चाहता तो शुरू में ही पवन की ऐसी हालत कर सकता था, लेकिन विराज को अपनी ताकत दिखाने का कोई शौक नहीं था। लेकिन अब पवन ने विराज के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़े थे और विराज भी अब पवन को माफ करने वाला नहीं था। विराज के बॉडीगार्ड्स अभी भी विराज के आदेश का इंतजार कर रहे थे और विराज को इस बार आदेश देने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई थी। हालांकि विराज के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला था, लेकिन विराज के इशारों में ही उसके बॉडीगार्ड समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। 2 सेकंड बाद एक बॉडीगार्ड ने पवन के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया और पवन उस मुक्के के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर गया और विराज के पैरों में गिरकर अपने पेट को पकड़ते हुए दर्द के मारे करहाने लगा था। मैं गलत था भाई, अंधा हो गया था। तुझे बार बार प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। माफ कर दे भाई, प्लीज माफ कर दे। पवन इतना ज्यादा डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपने चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारते हुए वो डैडी डैडी करने लगा और विराज से छोड़ देने की गुहार लगाने लगा था। लेकिन विराज को पवन पर अभी भी भरोसा नहीं था। उसने विराज के साथ विश्वासघात किया था और ऐसे लोग कब हमला कर देते हैं पता नहीं चलता। इसीलिए विराज के बॉडीगार्ड्स किसी पर्वत की तरह विराज को घेर कर खड़े थे। वो अलग बात है कि एक मुक्के से ही पवन की सारी होशियारी बाहर निकल गई थी और वो विराज के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन विराज के चेहरे का गुस्सा तो कुछ और ही संकेत दे रहा था। सच बोलूं पवन, तो मुझे इस मैटर को इतना उछालना नहीं था। तूने मेरी शर्त भी मान ली थी और मैंने तेरा बिल भी सेटल कर दिया था। मामला उधर ही खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद तूने जो हरकत की उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और मुझे माफ करना, आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। विराज पवन को लेसन सिखाना चाहता था, जिससे आगे से वो ऐसी हरकतें किसी और के साथ ना करे। जैसे ही विराज पीछे मुड़ा और रेस्टोरेंट से जाने लगा, वैसे ही उसके फोन पर जानवी का कॉल आया। विराज ने तुरंत ही जानवी का कॉल उठाया। क्या हो गया? विराज ने चौंकते हुए और कंफ्यूज्ड होते हुए जानवी से कहा। जानवी विराज को सिर्फ तभी कॉल करती थी जब कोई इमरजेंसी होती थी या फिर कोई ऐसा मामला होता था जिसे वो अकेले नहीं संभाल पाती थी। अब चूंकि जानवी ने कॉल किया था तो विराज को पता था कि जरूर कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए विराज ने फोन उठाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करी थी। अभी लोखंड वाला एरिया में लैंड का ऑक्शन चल रहा है, जल्दी से यहाँ आओ, हमें वो लैंड किसी भी कीमत पर चाहिए। ये हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आएगा। जानवी की आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरा यकीन था कि वो लैंड उसे ही मिलने वाला था। खैर, जो भी ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा लैंड तो उसे ही मिलेगा।
विराज को मुंबई शहर के एरिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था। हालांकि वो एरिया के नाम सारे जानता था, लेकिन उसकी जिंदगी की गाड़ी मिडिल स्कूल कांदीवली, हाई स्कूल बोरीवली और रोजवुड यूनिवर्सिटी मलाड से आगे नहीं बढ़ी थी। जानवी की बात सुनकर उसे सिर्फ इतना ही समझ आया था कि उसे अभी जल्दी से जल्दी लोखंडवाला के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि लोखंडवाला का नाम विराज ने काफी सुन रखा था और कहा जाता है कि लोखंडवाला मुंबई शहर का बिजनेस हब है। सारे नामचीन ऑफिस, शॉपिंग मॉल और बिजनेस प्लाजा सभी वही हैं। इसी वजह से भी लोखंडवाला की जमीन किसी हीरे से कम नहीं है। ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने देना बेवकूफी होगी। दूसरी तरफ राणेजा बिल्डिंग की मालकिन को उस लैंड में खासा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। द थ्री मस्केटियर्स कंपनी को तो उस म्युनिसिपल हॉस्पिटल की वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जानवी अभी भी मुंबई के रियल एस्टेट के बिजनेस में काफी कंपटीशन का सामना कर रही थी। ऐसे में अगर उनके हाथ में लोखंडवाला की जमीन आ जाएगी तो सच में कुछ 100-200 करोड़ रुपए जानवी के बिजनेस में और ज्यादा बढ़ सकते थे। यही सोचते हुए विराज ने तुरंत ही जानवी से कहा, मैं पहुंच रहा हूं, और तुरंत ही उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही विराज को टैक्सी का इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे तुरंत ही लोखंडवाला के लिए टैक्सी मिल गई थी। जानवी ने विराज को एड्रेस मैसेज कर दिया था। उस एड्रेस को टैक्सी ड्राइवर को बताने के बाद विराज ने लंबी सांस लेते हुए सनी से कहा, इस बार मैं तुझे रियल दुनिया दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जमीन की बोली लगाते हैं और जिसकी बोली सबसे ज्यादा और अच्छी होती है उसे वो जमीन मिल जाती है। उसके बाद उस जमीन पर आप कुछ भी करो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। विराज की बात सुनकर सनी बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो गया था। उसका सपना था कि वो अपने पिता के छोटे से सुपरमार्केट को किसी दिन बड़े से मॉल में कन्वर्ट करे। हालांकि उसका वो सपना तो साकार नहीं हो पाया, लेकिन विराज के साथ रहकर सनी अब बहुत कुछ अचीव कर सकता था और विराज उसे अपने साथ ले जाकर उसे एक मौका देने वाला था। क्या मुझे कुछ करना होगा? अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए सनी ने विराज से कहा, हाँ, वहां पर जो कुछ भी होगा उसे तुम्हें अच्छे से सुनना है और उसे ऑब्जर्व करना है। फ्यूचर में ये सब तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये बोलते हुए विराज ने अपना हाथ सनी के कंधों पर रखा, जैसे मानो विराज को सनी के ऊपर पूरा भरोसा था कि 3 साल के अंदर अंदर वो 10 करोड़ से भी ज्यादा लाकर देगा। दूसरी तरफ सनी भी विराज के कॉन्फिडेंस को देखकर काफी खुश था। बहुत सालों बाद सनी को फिर से बिजनेस की दुनिया में आने का मौका मिला था और वो जी जान लगाते हुए उस पर खरा उतरना चाहता था। जानवी ने जो एड्रेस दिया था वो एक आलीशान होटल का था, जिसे बिजनेस की दुनिया में ऑक्शन हाउस भी कहा जाता था। होटल के एंट्रेंस को इतने भव्य तरीके से सजाया हुआ था कि किसी की भी नजर उस जगह से नहीं हट सकती थी। सभी लोग उस डेकोरेशन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। आखिरकार तुम आ ही गए। अगर तुम थोड़ा सा और लेट होते तो शायद हमें उस जमीन पर बोली लगाने की परमिशन नहीं मिलती। जानवी उस होटल के बाहर ही विराज का इंतजार कर रही थी। इधर उधर घूमते हुए वो बार बार अपने फोन में समय देख रही थी और विराज के आने की टेंशन कर रही थी। जैसे ही जानवी ने विराज को देखा वैसे ही उसकी जान में जान आ गई थी। कैसे नहीं आता, तुम्हारा कॉल आते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर रवाना हो गया था। विराज ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा और ये कहते हुए विराज और जानवी की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। आज जानवी ने येलो कलर का बैकलेस गाउन पहना था। उसने जूड़ा बांध रखा था। उसके कान के इयररिंग्स उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहे थे। जानवी को देखते ही विराज के दिल में तार बजने लगे थे। ठीक है, बाकी की बातें बाद में, पहले अंदर चलो। ये बोलते हुए जानवी ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे होटल के अंदर ले जाने लगी। जानवी की सेक्रेटरी भी उसके साथ मौजूद थी और वो भी किसी खूबसूरत बला से कम नहीं लग रही थी। लेकिन जानवी के सेक्रेटरी का ध्यान सनी में फंसा हुआ था। चूंकि सनी विराज के साथ आया था, इसीलिए जानवी के सेक्रेटरी ने कोई सवाल नहीं किए और मुस्कुराते हुए जानवी और विराज के पीछे होटल की तरफ बढ़ने लगी। चूंकि जानवी के पास इस ऑक्शन का इनविटेशन था, इसीलिए तुरंत ही वो चारों लोग होटल की लॉबी की तरफ पहुंच गए थे।
लॉबी के बीच में ऑक्शन टेबल थी और उस टेबल के आजू बाजू चेयर्स और सोफे लगे हुए थे। सोफे उन लोगों के लिए थे जिनका मुंबई शहर में रुतबा था और चेयर्स उनके लिए थी जो मुंबई शहर में अपना रुतबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखा जाए तो जिसकी जितनी औकात थी उसे वैसे बैठना था। अगर जिंदल परिवार के चिराग को इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसका तो सोफे पर बैठना बनता था, लेकिन विराज कहां अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाला था। इसीलिए जानवी की औकात के मुताबिक उसे चेयर पर ही संतोष करना पड़ा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑक्शन रखा ही क्यों है। हर किसी को इस ऑक्शन में आने का इनविटेशन दे दिया गया है। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग बिडिंग अमाउंट की शुरुआत सुनते ही यहाँ से भाग जाएंगे। मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ मजे के लिए यहाँ आए हैं। इनकी ड्रेसिंग तो देखो, इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ऑक्शन नहीं देखा होगा। ड्रिंक्स पिएंगे, डिनर करेंगे और अपने आप को अमीर बताते हुए यहाँ से खिसक लेंगे। हर तरफ से विराज जिंदल के ग्रुप को देखकर तरह तरह की बातें उठने लगी थी। सभी आंख फाड़ते हुए विराज जिंदल के ग्रुप को ही देख रहे थे। जानवी को यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। एक्सक्यूज मी, बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये ऑक्शन की जगह है। आप सभी को होटल के रेस्टोरेंट में बैठना चाहिए। एक आदमी सूट बूट पहनकर विराज जिंदल के पास आया और उसने अजीब मुस्कान के साथ अपना मुंह खोलते हुए कहा। अभी विराज और जानवी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया था कि उस आदमी ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा, ये ऑक्शन वाली जगह है और यहाँ पर इतने शैबी कपड़े पहनकर आना हमारी शान के खिलाफ है। क्या आप लोग ऐसे ही मजे करने के लिए कहीं भी घुस आते हैं? हाउ एम्बैरेसिंग। विराज और जानवी की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या विराज बात की शुरुआत करेगा या फिर जानवी के कम शब्द बाहर आएंगे? आखिर जानवी और विराज उन अमीरजादों से कैसे निपटेंगे? ऑक्शन में क्या होगा? ऑक्शन की शुरुआत किस कीमत से होगी? क्या जानवी और विराज उस जमीन को खरीद पाएंगे? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? विराज 3 साल में जानवी के बिजनेस को 10 गुना लाने के लिए और क्या क्या करने वाला था? सनी विराज की मदद किस तरह करने वाला था? ये कहानी और किस नाटकीय मोड़ की तरफ बढ़ रही थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।